जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्लास से मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें यही समझाया था, याद है कि भूल गए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पिछले कई 2-3 क्लासों से यही चल रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर स्पिन नंबर। स्पिन नंबर प्लस माइनस होता है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? आज हम लोगों को ये सीखना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कैसे करना है। जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा 9th में, वो बोहर के अकॉर्डिंग था। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, मतलब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। तो एटम के अंदर करने हैं या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर? ऑर्बिटल्स के अंदर, है ना। इसके लिए मैंने तुम्हें कुछ रूल्स और लॉ समझाए। जैसे मैंने तुम्हें समझाया था आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउस प्रिंसिपल ये लास्ट क्लास में मैं तुम्हें समझा चुका हूं। आउफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपको किसी भी ऑर्बिटल में फिल कर देना है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे लेस है, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले में। याद है कि भूल गए? पूरा लॉ लिखूं या समझ गए? ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। फिर भी मैं ये बता देता हूं कि एनर्जी फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है बच्चों? पता कैसे चलेगा एनर्जी कितनी है किसी ऑर्बिटल की? n+l से। समझ में आ गया? और मैंने ये भी कहा था कि तुम सीधा वो सीरीज ही याद कर लो जिस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 1s, उसके बाद 2s के बाद आएगा 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद, उसके बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 5s के बाद 4d, उसके बाद 5p के बाद 6s के बाद क्या आएगा बच्चों? 4f के बाद 5d, उसके बाद 6p 7s 5f, और 5f के बाद आ जाएगा तुम्हारा 6d 7p। समझ में आ गया? तो ये आपको सीरीज याद रखनी है पूरी। अगर पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम एट लीस्ट यहां से लेकर यहां तक तो कर ही लो। समझ गए? नहीं तो वो बनाना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके बुक में दिया हुआ एक डायग्राम, फिर वो बनाना पड़ेगा। उसमें टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। इससे अच्छा ये है कि आप ये याद कर लो। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद ये सीरीज पूरी यहां से यहां तक तुम्हें भी याद हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे याद है। समझ गए? क्योंकि अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, तो उस टाइम पे फिर हमको ये पूरा याद हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल भी और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं ये भी। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबसे पहले किस में फिल करोगे बच्चों? 1s यानी इसमें, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गया? और क्या बताया था बच्चों मैंने आउफबाउ प्रिंसिपल के अलावा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी भी एक बॉक्स के अंदर, जिसको हम लोग बॉक्स बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं, या हम लोग इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। समझ गए? और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी उसने बताया, क्योंकि कभी भी किसी भी एटम के अंदर कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। नो two electrons in an atom can have all 4 set of
सेम क्वांटम नंबर। देखो ये सब ना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल होने वाला है आज। तो ये भी मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझा दिया था, बहुत सारे एग्जांपल लिए थे जिससे मैंने बता दिया था दो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऐसे नहीं हो सकते किसी एटम में जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। और एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों, बॉन्ड्स रूल। बॉन्ड्स रूल इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों? इसमें मैंने बताया था जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे किसी भी सेम सबशेल में तो सबसे पहले वो सारे सिंगली फिल्ड होंगे। जैसे in a same subshell, मेन शेल तो ये है ना KLMN, ये सबशेल है। in a same subshell electrons are filled singly first। समझ में आ गया? मतलब NCERT से पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट मिल जाएगा, पर अभी आप बस इतना समझ लो। जैसे मान लो p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे, या पहले सब में सिंगल सिंगल आएंगे? पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 3 हो गए, फिर 4 और 5। समझ में आ गया? चले आगे। अब आज मैं तुम्हें एक चीज और समझा देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कह लो या ऑर्बिटल कह लो। याद रखना दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? मोस्ट स्टेबल, और एक है सिर्फ स्टेबल। मोस्ट स्टेबल होता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है तो याद रखना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं और लगा दूं, क्या ये फुल्ली फिल्ड हो गया? अब इसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं, तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल। समझ गए? इसके बाद एक और कंडीशन है जो स्टेबल कहलाता है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे p ऑर्बिटल है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बच्चों ये कैसा हुआ? हाफ फिल्ड। और ये कैसा हुआ? फुल्ली फिल्ड। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद ये भी स्टेबल है, इतना तो नहीं है पर स्टेबल माना जाता है। समझ में आ गया? तो क्योंकि अभी ना एक्सेप्शन भी आएंगे आगे चल के, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है और एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कह लो या एटम्स कह लो, क्योंकि एलिमेंट एटम से बने होते हैं। तो हमारे पास बच्चों 118 एलिमेंट है। तो अगर 118 एलिमेंट है तो एटम भी 118 हुए उनके। तो एक एक करके स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, नंबर 1 हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे? 1s में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? EC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी जल्दी बोलो? 1s1। इस 1s1 का मतलब समझे? 1s वाला ऑर्बिटल ले रहा हूं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने? 1। और अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है तो आप ऐसे कर लो, ये रहा 1s ऑर्बिटल और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। इसी को बोलते हैं 1s1। नहीं समझे? आप लोग चेक करो बुक के पीछे ना, एक ये टेबल दिया हुआ है, मिला? ये वाला टेबल। तो इस टेबल में आप लोग चेक कर सकते हो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सही है? स्पीड बढ़ा दूं? चले आगे। अच्छा, नंबर 2
हीलियम। बच्चों हीलियम का क्या बोलते हैं इसका सिंबल क्या है? He। एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हुए? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई इसकी बच्चों? 1s2। क्योंकि 1s वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? खत्म। समझ में आ गया? नंबर 3 लिथियम। बच्चों अब मैं इसके बारे में सारी जानकारी लिखूं या समझ गए? लिथियम को किससे डिनोट करते हैं? Li से। एटॉमिक नंबर 3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दो। 1s2 2s1। क्योंकि पहले आपने इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करा होगा, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 और अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो 2s वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये लो, समझ गए? अब चलते हैं आगे। नंबर 4 बेरिलियम। बेरिलियम को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? Be से। एटॉमिक नंबर 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2। तो 1s2 2s2। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा सर अगर आपको पता है कि 1s2 और 2s2 होने वाला है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहिए आपको, फिर दूसरा, ऐसा तो नहीं सोच रहे? हुंड्स रूल ने ये बोला था सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है सेम सबशेल में, तो ये एक अलग सबशेल है, वो एक अलग सबशेल है। ये है 1s, ये है 2s। सेम सबशेल का मतलब होता है जैसे 2p होता या 3p होता या 3 का d ले लो, तो ये हुआ ना सेम सबशेल। समझ में आ रहा है? इसके अंदर हम लोग पहले सिंगली फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये तो अलग अलग है, ये दोनों सबशेल तो अलग अलग हो गए, तो ये तो रूल है कि पहले सबसे छोटे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे यानी 1s में, फिर जाओगे 2s पे। समझ में आ गया? तो जब तक ये पूरा फिल नहीं होगा 2s पे कैसे चले जाओगे सिंगल फिल करने के लिए? बात समझ में आ गई? अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना, मुझे बीच में ही रोक के टोक के पूछ लेना, ये नहीं कि मन में प्रश्न दबा के बैठे रहो। नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5 बोलो। बोरोन किससे डिनोट करते हैं? Z कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। बस इतना याद रखो कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सबसे पहले किसमें फिल करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1s2। फिर किसमें फिल करोगे? 2s। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2s के बाद बच्चों कौन आएगा? 2p। 2p। तो 2p के अंदर बच्चों हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 5 है, जिसमें से 4 को हमने ठिकाने लगा दिया, एक रह गया ना, यहाँ पर आ जाएगा, हो गया। ओ सॉरी, हाँ यहाँ 2s2 आएगा एंड देन 2p1। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते बॉक्स, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p1, ये लिख सकते हो डायरेक्ट। बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बोल रहा है वो बनाना है तो ही बनाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। नंबर 6 बोलो बच्चों। कार्बन C से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा बच्चों। 1s2, ये बनाओ, ये समझ गए? उसके बाद क्या आएगा? 2s2। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद 2p। अच्छा, इसमें भी एक बात याद रखना, 2p के अंदर भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसके अंदर है? 2px1 के अंदर है। और यहाँ जो 2p2 लिखा है ना, इसका मतलब है कि एक x में और एक y में। पर इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली ये एक दो समझ में आ जाएगा। और एक बात, अगर बॉक्स बनाना है तो चेक करो, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p2। अब दोनों में पहले सिंगल फील्ड होगा। क्लियर हो गया? एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन मत डाल देना क्योंकि वो सेम सबशेल है। बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ये आ रहा है एकदम, देखना वीडियो में ये आ रहा है? नहीं आ रहा? तो इसको इधर ले आते हैं। बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट नजर आ रहे हैं?
कौन है ये? नोबल गैस। इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बाकियों को भी डिनोट कर सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जरा चेक करो नोबल गैस में कौन कौन आ रहा है, जल्दी बोलो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, आरएन। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये एटॉमिक नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों एक बात बताओ, हीलियम में ये 1s2 पूरा फिल हो गया, इसका मतलब हीलियम के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन में 1s1 था, ठीक है, हीलियम में 1s2 हो गया, मतलब 1s वाला ऑर्बिटल पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका है। इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार ये 1s2 बार बार रिपीट होगा। क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये लिख सकता हूं बच्चों? He 2s1। जरा चेक करो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होती है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 1 इसमें। पर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है हीलियम देन 2s1। और इस हीलियम का मतलब ऑलरेडी ये मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि 1s2 उसके अंदर आ चुका है। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो गया? तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो जल्दी से। He 2s2। इसका क्या हो जाएगा? He 2s2 2p1, He 2s2 2p2। क्लियर हो गया? आगे चले। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं बच्चों। 6 तक हो गया ना। नंबर 7 किसका है बच्चों? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? एटॉमिक नंबर क्या है? तो यार सीरियल नंबर को एटॉमिक नंबर मान ले, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है 1 1 2 2। तो जो सीरियल नंबर है ना उसको एटॉमिक नंबर मान लो, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों। नोबल गैस, अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे ठिकाने लग गए, तो क्या आ जाएगा? 2s2 2p3। क्लियर हो गया? चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 ये रहा और 3 ये रहे। और p ऑर्बिटल में कैसे बनेंगे? तीनों में 1 1 1 आ जाएगा। बना के दिखाओ, समझ गए? समझ गए? तो नंबर 8 पे आ जाओ। नंबर 8 किसका है? ऑक्सीजन। बच्चों एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। हीलियम 2s2 2p4। अब 2p4 का मतलब ये है कि p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। तो ऐसे बनाओगे। समझ गए बच्चों? ये समझ रहे हो ना, या फिर मैं बना के दिखाऊं? अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर जब यहाँ पे 2s2 2p3 आ चुका है, एक ही p तो लाना है, तो यहाँ पर इससे अच्छा आप ऐसे लिख दो n और 2p4 ऐसे। ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे? ऐसा मत करना बच्चों, क्योंकि हमेशा याद रखना ये बात कि अगर आप किसी एलिमेंट के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो नोबल गैस के टर्म्स में लिखोगे। और अभी अभी नोबल गैस जो होकर गुजरा है वो हीलियम है, लेटेस्ट वाला। समझ में आया? अब अगली नोबल गैस थी यहाँ पे, वो कौन है? हीलियम। हीलियम के बाद अगली नोबल गैस कहाँ पर आएगी? नियॉन पे। तो अभी आप नियॉन तक तो पहुंचे ही नहीं ना, तो हीलियम के टर्म्स में सबको लिखना पड़ेगा। तो फटाफट बताते जाओ। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा बच्चों? नंबर 9 फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम 2 यहाँ पर आ गए, 2s2 2p5। चलो अगला बोलो। नंबर 10 नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हीलियम 2s2 2p6। मतलब ये हुआ 1s2 2s2 और 2p के अंदर 1 2 3 4 5 6 2p6 ये आ चुका है। चेक करो, ये सारे कंप्लीटली फिल्ड है। क्या ये हाईली स्टेबल नहीं हो गया? इसीलिए तो नोबल गैस है, क्योंकि ये पूरा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे लेस है।
और इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। याद रखना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे लेस होती है। क्लियर हो गया? और फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये बन गया तुम्हारा नियॉन। और नियॉन एक नोबल गैस, बोलो हाँ। अब ये बात कंफर्म है कि नियॉन के बाद जो भी आएगा, कौन आ रहा है बच्चों, उसमें इतना तो बनाना ही पड़ेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन तुम डालोगे किसमें, 3s में, क्योंकि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s आएगा। तो अब बताओ कौन क्या लिखना ज्यादा बेटर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये लिखना बेटर है, या हम जानते हैं कि ये पूरा एक नोबल गैस है नियॉन, एंड देन सीधा लिख दो 3s1? क्या लिखना बेटर है? ये लिखना बेटर है, हाँ या ना? क्योंकि इससे टाइम बच रहा है। और ना पूरा लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन लो। ऐसे ही अब मुझे बता दो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का बोलो जल्दी, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो नियॉन में 10 आ गए, इसके अंदर 10 हो गए, चेक कर लो। और इसके बाद आ जाएगा 3s2। नंबर 13 बोलो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो 13 में से 10 तो यहाँ पे ठिकाने लग गए, 2 यहाँ पे आ गए, और 3s के बाद क्या आता है, 3p। तो ये हो गया 3p1। समझ में आ गया? 10 + 2 + 1 13 हो गए। चलो एल्यूमिनियम के बाद आगे चलते हैं। फोर्टीन बोलो, सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, नियॉन, 3s2, 3p2, 3p1 एंड देन 3p2। नंबर 15 बोलो, फॉस्फोरस, यानी 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 10 ये रहे, देन 3s2, 3p3, और 3p3 का मतलब समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें। मैं बना के दिखाऊं, ये समझ में आ रहा है पक्का? ये नियॉन से काम चल रहा है या फिर पूरा लिखूं, 1s2, 2s2, 2p6? क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होगा ना, 1s2, 2s2, 2p6, तो इसको हमने नियॉन बोल दिया क्योंकि वो नोबल गैस है। अब फटाफट बता दे जाओ, 16 किसका होता है, सल्फर। बोलो जल्दी, क्या है, नियॉन, 3s2, 3p4। ये 3p4, 3p, 3p, 3p तब तक चलेगा जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता। समझ में आ गया? तो नंबर 17 हो गया तुम्हारा क्लोरीन। क्लोरीन का कितना हो गया बच्चों, 10 यहाँ पर हो गए, 3s2 और 3p5। अब देखो जैसे 18 पे आओगे ये पूरा फिल हो जाएगा। कौन है अगला, आर्गन, 18। तो 10 यहाँ पे हो गए नियॉन के अंदर, फिर 3s2, 3p6 बना के दिखाऊं, ये समझ गए? देखो नियॉन का तो ये रहा, सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा, 3s2 बनेगा ऐसा और 3p6 बन जाएगा ऐसा। 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? तो जरा चेक करो, यहां तक एक और नोबल गैस आ गया, आर्गन। तो आर्गन के बाद जो भी आएगा, ये बात कंफर्म है कि उसके अंदर नियॉन, यानी ये पूरा बनाना पड़ेगा, और उसके आगे 3s2, 3p6 भी बनाना पड़ेगा, जो कि पूरा फुल्ली फिल्ड है, हाँ या ना? तो अगला एलिमेंट कौन है बच्चों, पोटेशियम। तो पोटेशियम को आप क्या लिखोगे, आर्गन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, और अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें बच्चों, 4s के अंदर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अब बताते जाओ फटाफट। नंबर 20, अब एक्सेप्शन आने वाला है। 20 किसका है, कैल्शियम, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्गन एंड देन 4s2। अगला बोलो, स्कैंडियम, आर्गन और 4s के बाद क्या आएगा, 4p या 3d? 3d आएगा ना, अभी सीरीज याद करवाई थी।
तो ठीक है 22 पे आ जाओ। टाइटेनियम, टाइटेनियम में 18 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 बचे, तो 2 ये रहे और 3d2। समझ में आ रहा है बच्चों? 3d का मतलब हो गया d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो 3d2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। 3d1 का मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आता जा रहा है? चले आगे। 23 वेनेडियम, 23 है आर्गन, 4s2 3d3। बच्चों अब ये D वाला तब तक चलता रहेगा जब तक D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। समझ में आ गया? तो चेक करना क्या हो जाएगा। फोर एस टू 3d3। बच्चों सिर्फ 4s वाला बना रहा हूं, ये हो गया 4s2 और 3d3। चेक करना 3d वाला कैसा बनेगा। 1 2 3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब आ जाओ आगे नंबर 24 क्या है बच्चों? क्रोमियम। अब देखो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आर्गन के बाद 4s2 होना चाहिए और 3d4 होना चाहिए। होना यही चाहिए कायदे में, चेक कर लो, क्योंकि 4s वाला फिल हो चुका है, D वाले में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो होना ये चाहिए कि 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और D वाले के अंदर कितने होने चाहिए बच्चों? 4, यानी 1 2 3 4। हाँ या ना? पर चेक करना बुक में क्या ऐसा है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसी जगह से ही आता है जहां पे बच्चा अटक जाए। एक्सेप्शन ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar 4s1 3d5। चेक कर लो। अब ये जादू कैसे हुआ कि इसमें एक रह गया, इसमें 5 हो गए। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल्ली फिल्ड। उसके बाद कौन स्टेबल होता है? हाफ फिल्ड। जरा चेक करो क्या ये पूरा हाफ फिल्ड नहीं हो जाएगा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां आ जाएगा। तो ये क्रोमियम स्टेबल होने के लिए क्या करता है? s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है D में। आगे बात समझ में? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये वाला। तो यहां पर हो जाएगा 4s1 3d। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलें आगे नंबर 25 पे आ जाओ। मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25 है, तो यहां पर आएगा आर्गन 4s2 3d5। अब जरा चेक करो जो सीक्वेंस चल रहा था वही आ गया, 4s2 और D में 5 ही आएंगे ऑब्वियसली, मतलब यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके बाद आ जाओ 26 पे। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो आर्गन 4s2 3d6। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। 27 पे आ जाओ। कॉपर, हाँ सॉरी कोबाल्ट आएगा, कॉपर आएगा 29 पे। कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7 हो गया। 28 पे आ जाओ। निकल, निकल में 28 है ना, देखो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d8। अब बच्चों जरा ध्यान देना, अब आ गया कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए बच्चों? 4s2 3d9। पर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर और आ जाए तो 3d10 हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहाँ पे और ये बन गया 3d10। तो ये क्या बन गया बच्चों?
एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है। कितने एक्सेप्शन मिले अभी तक? 2। कौन कौन से? क्रोमियम, कॉपर। इसके बाद आएगा तुम्हारे पास नंबर 30 पे जिंक, आर्गन, 4s2 3d10, क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है। 30 इलेक्ट्रॉन फ्री करने हैं, 18 और 2 20 और 10 30 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे और बनाओ या समझ गए? क्योंकि 118 एलिमेंट है, सारे बनाओगे परेशान हो जाओगे। तो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है वो बुक के अंदर, बुक देना जरा। इसी टेबल में अगर आप ठीक से देखोगे तो एक्सेप्शन मार्क करके दिया हुआ है, चेक करो, स्टार मार्क है। क्रोमियम पे स्टार मार्क है, कॉपर पे है, उसके बाद Nb पे है, Nb, नायोबियम, उसका अगला मॉलिब्डेनम, फिर Ru, Rh, Pd, Ag इन सब पे है। तो इतने सारे तो देखो नहीं पूछेगा वो, पर एटलीस्ट 30 तक आपको एटॉमिक नंबर तो आने ही चाहिए। तो 30 के अंदर अंदर एक्सेप्शन यही दोनों आ रहे हैं। तो एक में ये हाफ फिल्ड होना चाहता है इसलिए एक्सेप्शन हो जाता है, एक में ये फुल्ली फिल्ड होना चाहता है इसकी तरह, इसलिए एक्सेप्शन आ जाता है। समझ में आ गया किसकी हो गई? यहां तक सभी बच्चों को कहानी समझ में आ गई? तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 30 तक ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और मैं तो बल्कि यही कहूंगा, देखो अभी तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा करा है, तुम्हें ऐसे करना है काम सफाई से। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी बारी बारी फिल करने हैं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फिल करना नहीं आएगा ना तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे होन्स रूल लगेगा, कैसे आउफबाउ प्रिंसिपल लगेगा और कैसे पॉली एक्सक्लूजन रूल लगेगा। क्लियर हो गया? इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब एनसीईआरटी के पीछे 70 क्वेश्चन है। आप एक दिन में 70 क्वेश्चन नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा था जो भी डेली पढ़ाया जाता है डेली 4 या 5 क्वेश्चन कर लो। जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन तो होंगे पीछे, तो 5 मान लेते हैं। 5 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हो, 20 दिन लेक्चर अगर चले तो 25 से 100 क्वेश्चन हो गए, पता भी नहीं चला। लेकिन अब आप इकट्ठे कर रहे हो तो 70 करने में भी हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ गया? लेकिन ये आपको करने हैं, ये भी मैं कॉपी में चेक करूंगा। अगर आपको इन 70 में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं सारे क्वेश्चन। समझ में आ गया? और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और अगर इनको और जल्दी आसानी से खत्म करना है तो उल्टे से स्टार्ट करना, 67 से। समझ में आ गया? देखो अगर मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज बोर्ड पे करवाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास से, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगले चैप्टर पे नहीं पहुंच पाओगे। और जबकि वो करनी चाहिए तुम्हें खुद, आराम से हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।